अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और 3-4 बड़े अहम इशूज़ हैं, आज खबरों की भरमार भी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ और 2 साबिक रिटायर्ड जजेस को एडहॉक जज के तौर के ऊपर उनकी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने आज लाहौर में खिताब किया तकरीब से, और उस खिताब के अंदर उन्होंने एक बार फिर आला अदलिया को तनकीद का निशाना बनाया और बड़े सख्त जो है कि उन्होंने तीर अंदाजी के अंदाज के अंदर जो है कि निश्तर चलाए हैं। उनकी भी हम साउंड बाइट भी आपको सुनाएंगे, उसके ऊपर हम बात भी करेंगे। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुतफ़िका तौर के ऊपर यह फैसला किया कि जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था उस पर अमल किया जाएगा। ताहम उन्होंने ये कहा कि अगर कोई लीगल इशूज़ इसमें लीगल विंग ECP का महसूस करता है कि जिसके ऊपर कोई वजाहत दरकार है या जिसके ऊपर अमल करने में कोई मुश्किल पेश आ सकती है, तो उस सिलसिले में वो फौरी तौर के ऊपर अपना केस तैयार करें और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ये बेंच है उससे रजू किया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी और आर्टिकल 6 के हवाले से ऐवान सदर में आज बड़ी अहम मीटिंग हुई है। उसमें PMLN की लीगल टीम और पीपल्स पार्टी की जो लीगल टीम है वो शरीक हुए और सदर मुमलकत भी इस मुलाकात में शरीक थे। और इसमें ये देखा गया कि आइनी और कानूनी तकाजे क्या हैं, उनको सामने रख कर फिर फैसला किया जाएगा कि आगे क्या बढ़ना है। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इसी मामले के ऊपर करारदाद कसरत राय से मंजूर हुई और इसकी मुखालफत की। इसी जमात के ऊपर पाबंदी जो है वो नहीं लगनी चाहिए। लेकिन KP असम्बली के अंदर बड़े इंटरेस्टिंगली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो करारदाद पेश हुई और उसमें जो मुतालबा किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत तमाम मेंबरान जो हैं वो इस्तीफ़ा दें, वो मुत्तफ़िका तौर के ऊपर मंजूर हुई। और ये कहा गया है कि 20 तारीख तक अगर वो मुस्तफ़ी नहीं होते तो फिर उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस भेजा जाएगा। तो ये मामला क्या है। और इसके साथ साथ फैज़ाबाद धरना, बड़ा मारूफ केस पाकिस्तान की सियासी अदालती तहरीक के अंदर कादी फाइज साहब की जजमेंट बड़ी एक आला किस्म की थी और उसके ऊपर बड़ी कमीशन भी बने, लेकिन अभी वो किसी किनारे नहीं लगा। दोबारा से इस्लामाबाद में फैज़ाबाद धरना दे दिया गया था, लेकिन इससे पहले कि दोबारा कोई आज खुद नोटिस होता और बड़ी कोई कार्रवाई होती तो उसके ऊपर भी एग्रीमेंट हो गया TLP के अहदेदारान के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, और आज ये धरना ख़त्म किया जा रहा है। ये मौज़ूआत होंगे जिन पर हम बात करेंगे। फैसल चौधरी साहब सीनियर वकील है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। और रियासत अली आज़ाद साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और हाफिज़ एहसान खोकर साहब सीनियर कानूनदान है, वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले फैसल चौधरी साहब आपसे हम स्टार्ट करते हैं, बल्कि इसमें थोड़ा सा मरियम बीबी का हम बात जो है कि उन्होंने आज जो गुफ्तगू किया उसमें 2-3 हवाले हैं। एक हवाला जो सियासत का है, वो सियासी कारकुनों और आवाम से भी गुजारिश कर रही हैं कि वो ये देखें जी कि उनकी हमायत ना करें कि जो आइन के खिलाफ या रियासत के खिलाफ काम करते हैं। और दूसरा जो जजेस को, सुप्रीम कोर्ट को वो पैगाम दे रही हैं और अपनी हुकूमत के हवाले से जो बात कर रही हैं, वो ये 3 हवाले हैं। ज़रा सुन लेते हैं, फिर यहीं से बात को स्टार्ट करते हैं। अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है, जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया जिसमें उन्होंने वो कुछ भी अता कर दिया जो मांगा ही नहीं गया था उनसे। आइन और कानून कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते, और सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस का डिसीजन कहता है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। इंशाल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। और अगर किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, किसी ने रखना डालने की कोशिश की, किसी ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की, तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। मैं आवाम को भी कहूंगी कि इस तरह का जो भी फैसला आता है हमें उसको ध्यान से देखना है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं। आप कहते हैं कि हम अपने ज़मीर के मुताबिक फैसले करते हैं, आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं जी? अगर आपका ज़मीर बिका हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? जो सब है ये किसको कह रही हैं कि आपका ज़मीर बिका हुआ तो हम क्या कर सकते हैं? और फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, मरियम बीबी समेत इनकी पार्टी जो है वो कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, ना ही ये कोशिश करते हैं। एक शिकस्त खुर्दा सियासी लीडर की ये तकरीर है। सुप्रीम कोर्ट को धमकियाँ देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अवाम के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया है और 13 जनवरी का वो फ़ैसला जिसको इलेक्शन कमीशन ने भी आज कहा कि हमने गलत तशरीह नहीं की, जो काजी फायज़ साहब समेत को जजेस ने दिया, वो पाकिस्तान के तारीख़ का एक स्याह धब्बे के तौर पे याद रखा जाएगा। ये मरियम नवाज़ बीबी और इनके क्योंकि वालिद जो हैं और इनके चचा जो हैं, ये जजों को साथ मिला के गेम करने के आदी हैं। आपको याद होगा आला जनरल करे मलिक कयूम साहब फौत हो गए हैं तो उनका
ज़रा रेफरेंस देना भी अजीब लगता है, लेकिन वो टेप्स भी आई या बेनज़ीर भुट्टो को फुल डोज दिलवाई गई, उस ज़माने में मिल्क के दिलवाई गई। सुप्रीम कोर्ट पे हमला इनको भूल गया है। ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि इनके इशारों पे नाचे। ऐसा नहीं है। अब जज आज़ाद मंच हो गए हैं। पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है उसमें भी पहली दफ़ा 6 जजेस ने स्टैंड लिया है और उन्होंने अपनी जो साथ होने वाले वाक़यात को ज़िक्र किया है। जैसे शाह जमील जैसे जो है प्रिंसिपल आदमी ने रेजिग्नेशन लिखा और उनकी भी आपने बातें सुनी हैं। सो ये 5 साल की हुकूमत ये बताना चाह रहे हैं, ये शायद 5 महीने भी न चले, क्योंकि जिस खालिद साहब इस किस्म के मामला से इदारा जाती टकराव में ये चाहते हैं कि इदारों में टकराव हो। साहब वो तो आनी हाथों से निपटेंगे अगर ये 5 साल से पहले गिरेगी हुकूमत। ये आप इनके बयान सारे उठा लें, ये सारे एक जैसे ही हैं। इनके वालिद भी यही बयान देते थे, फिर वो बार डील करके भाग जाते थे, ये भी ऐसी बात बयान करी। इनके पास मैंने अर्ज़ किया ना कि ये गुफ्तगू जो है वो एक थड़ा गुफ्तगू है। अब धमकियां तो नहीं दी जाती ना जजेस को। आपने ये कहा कि ज़मीर आपके बिके हुए हैं, तो आपने वहाँ पे फॉर्म 47 की हुकूमत अभी भी अपनी नशिस्त हार के बैठी हुई हैं। उसके ऊपर इनको जो है वो आज लाहौर हाई कोर्ट से एक और धचका लगा है, जब उन्होंने ये हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने कहा है कि जी वो जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो वही हैं, वो हम तब्दील नहीं करेंगे। उसको तब्दील करने की वजह भी कोई नहीं है सर। इलेक्शन कमीशन की जो है वो ज़ाती ख्वाहिशत और इलेक्शन कमीशन का जो किरदार रहा है, आज एक सूबे की असम्बली ने उनके खिलाफ करारदाद पास की है। कौन ऐसा शख्स है जो कि इस चीज़ को इलेक्शन कमीशन के किरदार को जो है सराहता है इन इलेक्शनों में? ये तो इलेक्शन टोटल एक इलेक्टोरल फ्रॉड हुआ है और उसको फ्रॉड को कवर करने के लिए इलेक्शन कमीशन तफसील से बात करते हैं। ज़रा रियासत अली आज़ाद साहब, ये ज़रा आप भी बताएं कि मोहतरमा मरीम नवाज साहबा ने जो गुफ्तगू की और जजेस को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने आज के ज़मीर के मुताबिक नहीं, आइन और कानून, और फैसले यकीनी तौर के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक ही होने चाहिए। और ज़मीर भी एक आसानवी चीज़ ज़रूर है, लेकिन ये ज़मीर बिके हुए की जो बात है इसके ऊपर भी। और दूसरा, हमने पहले बात की थी कि बिन मांगे जो अता हुआ वो तो चलो ठीक है, इस पे ये फ्लोर क्रॉसिंग की आज एक नई बात की है कि ये जो फैसला है ये ऐवान के अंदर फ्लोर क्रॉसिंग की जो है कि इजाज़त देने के मुतरादिफ है। तो आपको नज़र आ रहा है ऐसा ही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये जो आपने बात की है आखिर पे उसका मैं आंसर करूंगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक जजमेंट है 200 केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि अगर किसी भी बिल्डिंग की फाउंडेशन जो है that is illegal and superstructure which is made over that building that would also be considered illegal. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन का और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सेट असाइड कर दिया, इसलिए कि वो जो दोनों बुनियाद थी, जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है सुन्नी, वो मर्ज वजूद में आई थी। जब वो फैसले दोनों सेट असाइड हो गए तो ये प्रीवियस पोजीशन पे चले गए, एंटी स्टेटस को चले गए जिस स्टेज पे पीटीआई थी। तो सीटें उन्हीं थी और फ्लोर क्रॉसिंग और ये एक सियासी बात तो हो सकती है, लीगल नहीं हो सकती। दूसरा ये कि जजेस साहबान की जजमेंट्स को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, उनकी जात को नहीं किया जा सकता। उनके मुतल्लक आनी हाथों से निपटा जाएगा ऐसे लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। आप कह सकते हैं जैसे कह रही है हुकूमत के ये री राइटिंग है, ये अगेंस्ट द लॉ, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपके आर्गूमेंट, आप उसको क्रिटिसाइज करें, आप उसका पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं। लेकिन जजेस साहबान को, उनकी जात को, इदारे को ना रिडिकुलस कर सकते हैं, ना स्कैंडलिस कर सकते हैं, स्कैंडलाइज कर सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है जजेस साहबान ने आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने हैं, तो वो तभी करेंगे जब अपने जमीर को जगा के रखेंगे। अगर उन जजेस साहबान के जमीर जिंदा है तो वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे ना। तो जमीर और आइन और कानून दोनों लाजमो मलजूम है कि अगर आप एक ऐसी पोजीशन पे बैठे और आप एक फैसला देने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ वहां पे जमीर तो बहुत मैटर करता है और फिर कानून भी उसके साथ मैटर करता है। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट है, मेरी जाती राय के मुताबिक, मेरे से आपको हक के इख्तलाफ का, वो आइन और कानून के मुताबिक एक लैंडमार्क जजमेंट दी गई है। चूंकि 187(1) के तहत कंप्लीट जस्टिस, सब्सटेंशियल जस्टिस का जिक्र किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी जाब्ते की पाबंद नहीं है।
चूंकि फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस उन्होंने जैसे जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का रेफरेंस आर्टिकल 186 के तहत 40 साल बाद उसके अंदर जो गलती थी उसको ठीक कर दिया, सब्सटेंशियल जस्टिस किया, उसके अंदर ये होल्ड किया कि आर्टिकल 10A नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे भी उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमारी जजमेंट को गलत इंटरप्रेट किया गया। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि 40 साल की बजाय जो है कि चले हम 40 हफ्तों के अंदर ही जो है फैसला कर लेते हैं। मैं दोबारा आता हूँ आपकी तरफ, एहसान खोकर साहब को भी जरा लेते हैं इस पॉइंट के ऊपर। और खोकर साहब, ये जो रियासत अली आज़ाद साहब ने एक हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, 200 केस के फैसले का, कि अगर बुनियाद ख़राब है तो फिर इमारत नहीं ठीक हो सकती, उस बुनियाद को ठीक करना चाहिए। उसी तनाज़र में अगर हम इस केस को देखें, मखसूस नशिस्तों वाले केस को, और इसको जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने की है और जो फैसला दिया है वो भी हम देख लें, और साथ अगर हम इसको कासम सूरी वाली जजमेंट में भी देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ भी उस वक्त बाज़ लोगों का ख्याल था कि 169 की वायलेशन करके तो रूल्स ऑफ बिजनेस में जाके टाइम तक तय कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि कौमी असम्बली का इजलास इतने बजे होगा, इतने बजे करारदाद पर रायशुमारी होगी, इतने बजे तक ये हो जाना चाहिए। और उस वक्त उन तमाम ने जो आज इन फैसलों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उस वक्त ये कहा था कि नहीं, ये आइन को अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वायलेशन हो रही थी तो इसलिए इंटरवेंशन की सुप्रीम कोर्ट ने उस वायलेशन को रोकने के लिए। तो क्या उन दो हवालों को इसके साथ कंपैरिजन किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद भाई, आपका शुक्रिया। एक तो जो 200 केस है वो बेसिकली बुनियादी तौर पे जनरल अयूब के मार्शल लॉ से रिलेटेड था, और विद ड्यू रिस्पेक्ट जो इशारा किया गया है वो केस का ये सब्सटेंस नहीं था, वो बुनियादी तौर पे केस था तारिक ट्रांसपोर्ट कंपनी का एक केस था, PID 1958 सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कि एक एग्जेक्टिव फंक्शन जो है अगर वो कर दिया जाता है और उसके बाद मामला चलते चलाते उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर बेसिक चीज ही गलत है तो उसके ऊपर एग्जेक्टिव ऑर्डर की एंडोर्समेंट अगर की जाती है तो वो बिल्कुल नहीं बनेगी, क्योंकि सारा स्ट्रक्चर जो है वो लीगल टर्म्स के अंदर कोलैप्स कर जाता है। एक तो ये, दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि चूंकि खालिद साहब चीज ये है कि आपने दो तरफ इशारा किया है। एक तरफ आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स की बात जो चीफ मिनिस्टर की है, और दूसरी तरफ आपने केसेस की बात की है। अगर हम स्टेटमेंट के ऊपर जाएं तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इसमें पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट देना चाहिए कि पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी एक्सट्रीम लैंग्वेज जो है वो जुडिशरी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करती। हालांकि सबसे ज्यादा विक्टिम जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है इस सारे प्रोसेस के अंदर, लेकिन वो अपने लहजे के अंदर, अपनी टोन के अंदर, एक टेनर के अंदर एक रिस्पेक्ट रखते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट है, चाहे वो मीडिया है, चाहे आपके जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट है। मोहतरमा जबान पे बड़ी अबूर रखती थी वैसे, और बड़े अच्छे अच्छे नाम लिया करती थी, कैंगरू कोर्ट्स या इस किस्म के, लेकिन इस किस्म के वो बयान सख्त आप जरा रिसेंट पे देखें ना, उन्होंने, आप रिसेंट पिछले 10-12 साल 14 साल देख लेना, उनका ये देख लें, अब इनके कॉन्डक्ट पे आ जाते हैं। अब PTI के जो लीडर्स हैं उनकी भी स्टेटमेंट्स देख लें कि किस तरह पाकिस्तान की हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये पुकारते हैं। आपके सामने ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर कहा गया, आपके सामने वो अल्फाज नहीं है। या पाकिस्तान का जो उस वक्त का चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब थे, जो कॉग्निजेंस नहीं ले रहे थे, तो उनकी किस तरह बैशिंग की गई, और उसके बाद हुआ ये कि वो सो मोटो आया, फिर उन्होंने अपने दौर के अंदर जब उसको लगाया नहीं है फिर आपने उस पर देखा। दूसरा ये है कि फिर इनको देख लें कि कभी ये जो है जो जबान जो इस्तेमाल करते हैं PMLN वाले, वो भी एक्सीड कर जाती है उस चीज के अंदर। और चूंकि बुनियादी तौर पे ये है कि हमने इंस्टीट्यूशन की जो रिस्पेक्ट है, और बिल्कुल बात आजाद साहब की ठीक है कि आप जजमेंट पे क्रिटिसाइज करें, जज पे तो न करें। और अब भी आप देख लें कि जो 2-3 आपके फैसले आए हैं उसके अंदर पाकिस्तान का चीफ जस्टिस एक ही वोट है, 11 देखें दूसरी तरफ गए हैं। आप उसके अंदर ये देख लें कि, और इवन वो 11 में उसका हिस्सा था, लेकिन किसी PTI ने अप्रिशिएट नहीं किया कि चीफ जस्टिस ने ये कहा हुआ है कि इन्हें सीटें मिलनी चाहिए थी। आपने कुछ सुना है कि उन्होंने जिक्र किया हो? आपके सामने साइफर का केस आया, अगले दिन ही आ गया कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो रिजाइन करे, आपके सामने उस चीज के अंदर आ गई। अब दूसरा ये है कि ये एक दूसरे की टारगेट के अंदर पाकिस्तान की जुडिशरी टारगेट हो रही है, और मेरा ये ख्याल है कि बिल्कुल ही नामुनासिब बात है। अब आप जजेस एड हॉक का जजेस वाला मामला देख लें, ये ब्रेक के बाद खोकर साहब ने डिस्कस कर लें। अली बुखारी, जरा मुझे इसे कंटिन्यू करने दीजिएगा, फिर मैं जरा कंप्लीट जस्टिस पे आऊंगा कि जिसकी तरफ 187 की तरफ इशारा किया जा रहा है ना, तो फिर 187 जो है वो पनामा के अंदर फिर उसे कंप्लीट जस्टिस कहेंगे कि पनामा का केस जाए और
पनामा में आए, फिर आप 63A के हाँ अंदर नहीं, वो defection बिल्कुल के ठीक फैसला हाफिज साहब, मेरी ओपिनियन में पनामा में बिल्कुल ठीक सजा हुई थी। देखें फैसल वो चौधरी गलत साहब, फैसला है, ना, वो ना, लोग गलत कहते हैं जो ना, कहते हैं देखिए, कामा बात में ये सजा हुई। कि जो pick उसने and choose एसेट है को पाकिस्तान छुपाया और के एसेट अंदर की फैसलों कंसीलमेंट कि में अगर नवाज मेरी शरीफ को फेवर सही के घर अंदर भेजा आए, गया था। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की किस सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि पहले एक प्राइम सारी मिनिस्टर को सुप्रीम कहे कि कोर्ट्स तू के खुद पास ये खड़ा हो इख्तियार घर है चला और जा, वो इस्तेमाल और करती दूसरे है। को तो फारिग कर दे। और दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर मान लिया जाए इस चीज को, जो मियां खेल वाला ऑर्डर है, तो क्या पाकिस्तान का जो मियां recent खेल former का prime ऑर्डर minister आप है, कभी भी माइनॉरिटी जजमेंट तो नहीं कोट करते ना नहीं, नहीं, भाईजान? मैं आप ये- तो नहीं, हमने तो इजाफी- आपसे इजाफी- सीखा है। इजाफी नोट की बात हो रही है शायद। हम तो कुछ आपसे आर्टिकल मैं सीख तो रहे उस हैं, वो रेफरेंस, अब मिनॉरिटी है ना देखिए जी, उनकी। 63A का आया है पंजाब के अंदर, तो क्या वो जो मामला है वो कंप्लीट जस्टिस भी हम कहेंगे कि वो क्या उसमें उन्होंने कहा constitution कि के वो अंदर कहीं पार्टी लिखा हुआ वोट्स था हैं। कि उन्होंने वोट नहीं मेरे डाले? ख्याल में मुनीब साहब की वो जो इंटरप्रिटेशन नहीं, है, मुनीब साहब, आई फिर टोटली एग्री उधर विद मैं मियां खेल दैट, की और वो बात करूं बिल्कुल तो ठीक है। फैसल मियां आप खेल कहते साहब हैं का single bench जजमेंट है। मिनॉरिटी इधर मैं में बात करूं ये तो आप उसका कहते जो है हैं कि रेफरेंस minority मुनासिब views के बात अंदर आ नहीं गया। है। मेजॉरिटी अभी जजमेंट जो है पाकिस्तान का वो जो चीफ जस्टिस ही है, प्रवेल जैसे करती है। पाकिस्तान और के उस चीफ वक्त जस्टिस जब ने नवाज शरीफ अभी साहब जो को रिजर्व हफ्ते पीस वाले के दिन अंदर कहा है कि भेजा हमें था आतर political मिर्जा नहीं साहब ने करना चाहिए, सजा या सस्पेंड हमें करके पाकिस्तान वो के अंदर फैसले political हलाल थे, process के अंदर अब ये जो है हराम हो गए facilitation नहीं हैं। करना अगर वो चाहिए, तो कासिम क्या ये सूरी बात के गलत खिलाफ है? एक टाइम फ्रेम दिया जाए, वो हलाल है, और इसमें टाइम फ्रेम अच्छा, दिया अब जाए देखिए, इलेक्शन वो हमने कमीशन को, चीफ तो वो जस्टिस को हराम है। criticize किया है, देखिए और ऐसे चीफ मीठा जस्टिस मीठा यहाँ कड़वा जुडिशल और कमीशन कौड़ा के अंदर कौड़ा उसका थू नहीं एक होता। वोट है। आपको आप पता है कि तारिक मसूद साहब आपसे जो तो जज लगे हमेशा हैं, हाफिज पाकिस्तान साहब के ने आने हमेशा वाले ये चीफ स्टांस जस्टिस लिया और हमें ये ने सपोर्ट बताया किया है कि जो तो ये ठीक है बताइए उसको ना कि ठीक उस कहना 9 में है, से जो एक गलत है और उसको चीफ गलत जस्टिस कहना है, है। और और हम हाफिज उसे साहब जो करने हैं पे शुरू वो हुए। जज्बाती हमें हो गए हैं, वो थोड़ा सा किसी अपनी गलत को गलत language नहीं के कह अंदर रहे आज। डिसेंसी और लेके आनी चाहिए। ये जज भी हमारे हैं, ये इदारे भी हमारे हैं, हाँ उनके बस conduct वो की बजाय उनको judgment में उनको नहीं ना सब पता करें, जो सब करें। पंजाब में फॉर्म 47 वाले बैठे हैं। जो सब कुछ हमारा है। यार और उसको छोड़े ना, आप खोकर हर साहब चीज एक के मिनट अंदर जरा, 45 47 ना लेके आए ना। खोकर साहब वो एक सर मिनट, वो वो आएगा इलेक्शन ना, वो ट्रिब्यूनल तय मुसीबत कर ये लेंगे। बुनियाद वो है ना वो जी। जो सब इलेक्शन वो ट्रिब्यूनल मुझे में पता तय है हो कि जाएगा, नहीं वो पसंद आती बातें, लेकिन वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में बुनियाद तो तय, वही है। वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तय हो जाएगा कि फॉर्म 45 असल है या 47 असल है। जरा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में आप तमाम गेस्टों को पानी भी पिलाते हैं, चौधरी साहब को भी। खोकर साहब तो फोन पे हैं, लेकिन खोकर साहब ब्रेक के बाद आपसे भी हम बात करेंगे। और अली बुखारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, और इस्लामाबाद से इलेक्शन भी लड़ा था, और फॉर्म 45 47 की बात फैसल चौधरी साहब कर रहे हैं, तो ये तो दिल की बात है बुखारी साहब की। जरा इनसे भी ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के कुछ सियासी माहौल और कुछ से जुड़े अदालती मामलात। अली बुखारी साहब ने भी ज्वाइन किया है। अली बुखारी साहब, आप भी बातचीत सुन रहे थे, आपने शायद एक दो पॉइंट लिखे हैं, लेकिन एक सवाल जो मैं आपके पास छोड़े जा रहा हूँ उसके ऊपर ज़रूर बात कीजिएगा कि ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला जो है कि इलेक्शन कमीशन की और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुलाकात हुई है, और उसमें अभी खबर सामने यही आई है कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मशावरत के नतीजे में कहा है कि जो हमने पहले नाम दिए थे 8 नाम, वही हमारी तरफ से अभी भी नाम है, और वो जो काम कर रहे हैं वो हमारी तरफ से काम कर रहे हैं। अब आपने या सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला करना है ये आपस में आप तय कर लें, हमारी तरफ से तो वही है। तो अब ये मामला भी आप देख रहे हैं किस तरफ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई रद्द-बदल कर सकती है, या वही होगा जो चीफ जस्टिस ने कहा है लाहौर हाई कोर्ट ने? खालिद भाई, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका। दूसरी बात यह है कि जो पहला क्वेश्चन आपने किया है तो बड़ा सिंपल सा है कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो आज भी उसी जगह खड़ी हुई है जहाँ शहजाद खेबा साहब जब चीफ जस्टिस थे उस टाइम पे खड़ी थी। तो मीनिंग भाई आपका एक चीफ जस्टिस साहब को 3 महीने के अंदर एलिवेट करना और उसके बाद एक नए चीफ जस्टिस साहिबा को लगाना से कोई फ़र्क नहीं आया। वो सारे का सारा प्रोसीजर एंड वर्क और सारे के सारी कॉन्टीन्यूटी के साथ वहाँ के वहीं खड़ा हुआ। सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अब जो प्रॉब्लम आएगी ईसीपी को, क्योंकि मैं तो कहता हूँ ईसीपी इज़ द पार्टी, ईसीपी इज़ नॉट द इंस्टीट्यूशन। पुलिस वाली अगर बात करूँ, वो तो खुद पार्टी है, हर जगह उनके ऊपर एलिगेशन है और एलिज्ड एलिगेशन है जो कि प्रूव्ड भी हो रहे हैं वन आफ्टर अनदर। सो उसके अंदर तो मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं देख रहा हूँ। जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कह रही हैं कि वही नाम होंगे तो मीनिंग भाई वही होंगे। अब अमेंडमेंट एक्ट की बात कर लूँ या अमेंडमेंट के बाद जो
एक आया ऑर्डिनेंस आया था पहले, उसके बाद फिर अमेंडमेंट एक्ट आया, जो दोनों चैलेंज हुए, जो स्टे हुआ। मैंने भी आज एक को चैलेंज कर दिया। लेकिन इसमें कानूनी नुक्ता जो है ना, जो हेयरिंग के अंदर भी चीफ जस्टिस साहब भी कह रहे थे कि ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है नोटिफाई करने का, तो ये जो 8 हुए थे ये थ्रू हाई कोर्ट ऑर्डर हुआ है। नहीं, विद जो ओरिजिनल लॉ है वो तो यही था कि विद कंसेंट ऑफ चीफ जस्टिस कंसल्टेशन, जी कंसल्टेशन होगी उनकी और उसके बाद होगा, आप नाम देंगे। ये नहीं है कि वो खुद ही बैठे कर देंगे, तो फिर तो चीफ जस्टिस को इन्होंने खाली कर दिया, नंबर 1। नंबर 2 चीज़, मैंने हाफिज़ साहब को सुना जब मैं आया जी, तो मैं हाफिज़ साहब को थोड़ा सा मैं प्रीवियस उनके पास में लेके जाना चाहता हूँ, रिसेंट पास में भी, और रिसेंट पास के साथ कुछ ज़्यादा माजी बाईद की बात भी बताता चलूँ। जो उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से बात की, ज़रा 80 की दहाई के निकाल लें आप न्यूज़पेपर्स की, जितने भी आपके मेन न्यूज़पेपर्स थे और जो आपका मीडिया था उस टाइम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, उसमें क्या अल्फाज वो यूज़ करते थे, जुडिशरी के बारे में क्या अल्फाज यूज़ करते थे, वो जनरल ज़िया उल हक के बारे में। होल्डर्स का ये कहना है कि जो मिसाक जमहूरियत हुआ तो उसके बाद मिसाक जमहूरियत 2007 में जाके, वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की शहादत से कुछ अरसा कबल 2004 में जी, 2004 में, थैंक यू जी। अब बात यह है कि 80 में जब उनको लगी तो उनके क्या अल्फाज थे, उनकी चीखें कैसे निकल रही थी, वो देख लें। उसके बाद मैं 97 पे इंतहाई तहजीब याफ्ता मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब, इंतहाई आला ज़र्फ पार्टी की बात करूं, जिन्होंने वाहिद एग्जाम्पल प्रेसिडेंट कोर्ट की पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुर्सियां मारी, और आपको पता है ब्रीफ केस भरे गए और कैसे लेकर जाया गया यहाँ से कोयटा, और क्या क्या हुआ सजाद शाह साहब चीफ जस्टिस से उस टाइम। नंबर 2, इन्हीं की इंतहाई तहजीब याफ्ता गुफ्तगू के जस्टिस क़य्यूम साहब की टेप की बात कर लूँ मैं अगर, कि जी उन्होंने क्या कहा था, बड़े भाई क्या कह रहे, छोटे भाई को तस्करा कर चुके। नंबर 3, रिसेंट पे आ जाता हूँ। अभी तो मैं थोड़ा माजी बाईद से चलते चलते आ गया हूँ। वो कौन सी बीबी थी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर और जो जजेस के बारे में अल्फाज अदा किए अभी कुछ अरसा कबल, ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ, और वो कौन सी बीबी थी जिन्होंने जलसे में खड़े होकर सिटिंग जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के और सिटिंग जर्नल्स इन द यूनिफॉर्म, उनकी तस्वीरें भी लगाई, वैसे ये हाफिज़ साहब इसको कंडेम किया। अब बात ये कह रहे थे कि दोनों जमातें तो फिर ऐसे ना करें, को थोड़ा सा अप्रिशिएट किया था, लेकिन नून लीग और पीटीआई को कहा था कि बड़ी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। खालिद भाई, फिर तो ये सही कहा ना चौधरी साहब ने कि कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा निकले, ऐसे नहीं होता ना। फिर आप हमें ये इल्जाम मत दें, हमने किसी भी जगह टॉप टू बॉटम आप सारा रिकॉर्ड हमारा देख लें, इस तरह के अल्फाज, इस तरह का करैक्टर कहीं शो नहीं किया। सो ये और मार हम खा रहे हैं, हम सफर कर रहे हैं। अगर मैं किसी एक साहब के बारे में बात करूं तो मेरे पास रिकॉर्ड में मौजूद है कि उन्होंने 80 केसेस हमारे खिलाफ डिसाइड कर दिए, तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि मैं खड़े होकर कहूं कि मेरे खिलाफ 80 केसेस आपने डिसाइड कर दिए, आप किसी और के पास भी जाने दें? मेरा ख्याल है कि ये होता है कि आप जात पे अटैक करने के भी है ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या एक लीगल फोरम है, आप लीगल कार्रवाई भी कर सकते हैं। दूसरा एक चीज मैं और जो बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि अब माजी में चले गए तो फिर वो 60-70 और वो शायद 50 की दहाई में भी तारीख तो लिखी जाती है। एक ये जो है कि इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया, अच्छी बात है, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट फैसले पे अमल करेंगे। ताम उन्होंने अपने लीगल विंग को ये खाया कि जरा देख लें जो फैसले का हिस्सा काबिल अमल नहीं है तो उसके ऊपर हम रजू भी कर सकते हैं। तो बुखारी साहब आपसे ही स्टार्ट कर लेते हैं, आप समझते हैं इसके अंदर कोई ऐसी चीज है जो काबिल अमल नहीं है? पीटीआई के तंजीमी ढांचे को लेकर वो कह रहे हैं कि कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो है ही नहीं है, तो इसलिए देखें जी, अब इसको तो मैं अगर ले जाऊँ ना, इस मामले नहज तक पहुँचने में भी अगर किसी का किरदार है तो वो 13 जनवरी की जजमेंट है, जब हम पेपर्स लेके बैठे हुए थे और हमें टाइम दिया जा रहा था, हम टिकट लेके बैठे हुए तो हमें सिंबल नहीं दिया जा रहा था। ये तो ऑफ शूट था ना सारी उसकी, खालिद भाई। अब लेटेस्ट जजमेंट के ऊपर आ जाता हूँ, कोई ऐसा वबाम नहीं है। बिल्कुल रियासत अली आज़ाद साहब ने ठीक कहा, बिल्कुल चौधरी फैसल साहब ने ठीक कहा कि 187 के तहत जो लकूनाज हैं, जो कबाहतें हुई हैं, उनको दूर करना है लेजिटिमेट तरीके से। अब मुझे आप ज़रा बता दें काइंडली, ये जो 8 जजेस से रुजू करने का बताया गया और उसके बाद बताया गया इन चैम्बर प्रोसीडिंग्स होंगी, वो इसीलिए रखी गई हैं मेरी नाकिस राय के अंदर कि जो किसी को अबाम है वो पूरा कर ले, वो दूर कर दीजिए, अदरवाइज ये चले जाए रिव्यू में, इनको लग पता जाएगा, चल जाएगा। खोखर साहब आ जाता हूँ कि आप ये पहलू तशनगी रह गई थी कि आपका नुक्ता नजर इसके ऊपर जो कि हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खुला है इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, नंबर 1, और नंबर 2 जो ईसीपी कह रहा है कि अगर इस फैसले में कोई ऐसी चीज जो काबिल अमल नहीं है तो लीगल विंग हमारा जो है कि उसके ऊपर पिटीशन फाइल करे और वो सुप्रीम कोर्ट से रजू कर ले। तो आपको कुछ नजर आ रहा है इस केस के अंदर ऐसी चीजें? देखें, इस केस के अंदर एक तो ये है कि जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आए, जितनी देर वो फैसला रिव्यू नहीं होता या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जो है उसे ओवरटर्न नहीं करती, उतनी देर तक पाकिस्तान के हर इदारे का और इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके ऊपर अमल करे, उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है।
अब दूसरा उस चीज के अंदर यह है कि ये पहला एक केस ऐसा आया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसाइड किया है कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट को बजाते खुद भी इस चीज का एहसास हुआ है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। और बजाते खुद ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बजाय आर्टिकल 188 की जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज किया जाए, हम इन दो पार्टीज को कहते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे पास आ जाएं। और वो उन्होंने विंडो खोली है, वो इलेक्शन कमीशन के लिए भी खोली है और वो उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए भी खोली है कि अगर आपको इम्प्लीमेंटेशन के अंदर प्रॉब्लम है तो हमारे पास आ जाए। अब वो सारी चीजें, मेरा ख्याल ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 188 के नीचे रिव्यू के अंदर चैलेंज करना था और उसके ऊपर एक गाइडेंस या एक सुप्रीम कोर्ट का डिटेल ऑर्डर आना था, वो सारी की सारी चीजें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आगे लेके जाएंगे, जिसके अंदर उन्होंने आज अपने एक स्टेटमेंट के अंदर अंदिया भी दिया है। लेकिन इसके अंदर इंटरेस्टिंग ये है कि उतना ही पीटीआई को मौका मिलेगा कि वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मामले के ऊपर या इस जजमेंट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जा सकें, क्योंकि पहले तो ना वो पार्टी थी, ना वो प्रोसेस था और ना ही उन्होंने किसी जगह इस प्रोसीडिंग को हिस्सा लिया। तो अब दोनों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। फैसल चौधरी साहब, आपकी तरफ भी आ जाता हूं कि आपको इस पे आप नुक्ते नजर बयान कर चुके हैं, अगर कुछ ऐड करना चाहें। नंबर 1। नंबर 2, पीटीआई पर पाबंदी के लिए और आर्टिकल 6 जो है कासम सूरी, इस हवाले से ऐवान सदर में आज अहम मुशावरत हुई है। सदर साहब भी मौजूद थे, उसमें नून लीग की लीगल टीम, पॉलिटिकल टीम भी थी और पीएस पार्टी की भी लीगल साइड और पॉलिटिकल साइड के लोग थे, टॉप उनकी लीडरशिप। अभी फिलहाल पीएस पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम बयान नहीं देंगे कोई पॉलिसी स्टेटमेंट, अभी सिर्फ लीगल कंसल्टेशन हो जाए, फिर आईनी कानूनी नुकात सामने आ जाए तो फिर हम देखेंगे। और दूसरा उन्होंने कहा कि पीटीआई को जरा जमहूरी रवैया अपना दिखाना चाहिए, अभी जमहूरी रवैया उनका नहीं है। तो आप समझते हैं कि इतना मवाद है कि ये पाबंदी लग सकती है और आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी हो सकती है? देखिए खालिद साहब, पहली बात तो ये है कि मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन को किसी भी एडवेंचर में पढ़ना चाहिए। जो उनको एडवाइस दे रहे हैं वो गलत एडवाइस दे रहे हैं। अगर ये फैसला 15 दिनों तक अमल दरामद नहीं हुआ तो उसके कॉन्सिक्वेंस वो फेस करेंगे। तो एक तो उनके पास इफ्स एंड बट्स का कोई ग्राउंड नहीं है, ना ही वो इतना फैसला मुबहम है कि उस पर किसी किस्म की गाइडलाइन की कोई ज़रूरत पड़े। दूसरी बात यह है कि किसी भी सियासी जमात को आप सिर्फ चंद लोगों का ग्रोह ना देखें। ख़ासकर तहरीक इंसाफ जो है वो पाकिस्तान के हालिया होने वाले इलेक्शंस में, जिसमें उनको जिसे कहते हैं ना कि मुश्किल बांध के भी उनको अखाड़े में उतारा गया, तो वो जीत के आए हैं और वो बहुत ज़्यादा वोट लेके आए हैं। एक सूबे में उनकी हुक्मरानी है और वहाँ पे 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा उनकी रिप्रेजेंटेशन है। अभी भी जो एडवेंचर्स सोचे जा रहे हैं उसकी कोई बुनियाद नहीं है। देखिए, जितनी भी गुफ्तगू रफ़ीक तारड़ के पोता करते हैं वो उसमें सब्सटेंस नहीं है। वो ऐसी बातों के ऊपर जो है वो पार्टियां अगर बैंड होना शुरू हो गई तो मैं रेस्ट अश्योर पाकिस्तान में फिर पॉलिटिकल पार्टी कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकेगी। अगर आप ये कहें कि कुछ फैसले जो कि अभी अदालतों में पेंडिंग है, जो कि फाइनलाइज नहीं हुए, और अभी रिसेंटली देखिए 11 जजेस ने कहा है कि पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी है, पार्लिमानी पार्टी है। अब किस मुंह से सुप्रीम कोर्ट के पास रेफरेंस भेजना होगा? क्योंकि आर्टिकल 17(2) के तहत जो रेजोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी है उस पे हतमी स्टैंप सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा पॉलिटिकल इशू है, लीगल शायद इशू नहीं है। और इसके अंदर क्योंकि पीटीआई को वो किसी तौर पर टेबल पे लाना चाह रहे हैं, बुनियादी तौर पे तो देखिए टेबल पे तो, लेकिन खालिद भाई मुझे ये बताएं कि सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ, रियासत आज़ाद साहब ने भी बात करनी है। मुझे ये बताएं, जो जेल में होता है कैदी की अपनी मर्जी होती है, आप यहाँ वहाँ पे बैठ के क्या आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आप अवाम को बेवकूफ़ समझते हैं। आप लोगों को जो है बिल्कुल ही आपने उनकी अकल के ऊपर इतना मशकूक समझना शुरू कर दिया। उनकी तौहीन तो ना करें। एक शख्स जेल में बैठा है, आप कह रहे हैं वो गुफ्तगू नहीं करता। भाई आपने जेल में कोई वफद भेजा है, आपने एक दिन वेलकम किया, उसके बाद फिर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसके में कहा कि हम बैन करेंगे। फिर आपके अपने वज़रा सीनियर आए, उन्होंने कहा जी हमने तो सलाह मशवरा करके करना चाहिए था। ये उठ के एक लड़के ने और किसी और के कहने पे कर दिया। जरा ब्रेक ले लेते हैं। प्रयास माजर चाहता हूं कि आपको मैं जरा इस हिस्से में नहीं ले सका, लेकिन अगला हिस्सा आपसे ही स्टार्ट करूंगा। और इसमें एक जो ऐवान सदर के अंदर इजलास है और एक केपी के अंदर जो करारदाद भी पेश हुई है असेंबली के अंदर, दो उसके पहलू हैं। एक ये पाबंदी का पहलू है और एक दूसरा पहलू जो है कि वो इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का भी है। इसके ऊपर हम ब्रेक के बाद बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। आज़ाद साहब, आपसे ही स्टार्ट कर लेता हूँ। ब्रेक से पहले सवाल छोड़ा था कि एक तो ऐवान सदर में इजलास है और फिर केपी असम्बली की करारदाद आई है जिसने इसको कसरत राय से मुस्तरद किया है पार्टी बैन को, और दूसरा उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि 20 जुलाई तक मुस्ताफ़ी हो जाए सारे के सारे, वो भी जिन्होंने इनको सपोर्ट किया था फैसले में। पहले 4-1 का फैसला था, पंजाब के मेंबर ने सपोर्ट किया था पीटीआई को, वरना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजेंगे। तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखें, ये तो उनका पॉलिटिकल स्टांस है, इस पे तो कोई लीगल बात नहीं है, उनका राइट है। अगर वो करना चाहते हैं और जो उनकी डिमांड है कि रिजाइन करें, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके फैसले जो है वो सेट साइड कर दिए। इट्स मीन दैट द डिसीजन व्हिच हैव बीन टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन दोज वर बेस्ड ऑन द मेल ऑफ आईडी। तो वो अगर रेजिग्नेशन का डिमांड करते तो ये उनकी एक सियासी डिमांड है, ये उनका राइट है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी जाना उनका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। दूसरी बात आ गई पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने के हवाले से, एक ही सिर्फ जजमेंट है पीएलडी 1976 सुप्रीम कोर्ट पेज 57 इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान वर्सेस वली खान, उसमें ये हुआ था। और मैं भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ और सियासी वर्कर कभी भी ये नहीं कहूंगा कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया जाए। और जैसे फैसल भाई ने कहा, वो देखे सबसे पहले पीपीओ था 2002, वो रिपील हो गया, फिर 212 इलेक्शन एक्ट के अंदर प्रोवाइडेड है, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 सब आर्टिकल 2 के अंदर ये उसकी प्री रिक्विजिशंस है कि फॉरेन फंडेड हो, एंटी टेररिज्म इन्वॉल्व हो, सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान उसके खिलाफ हो। तो देखे अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है 12 जुलाई को, उसके अंदर उन्होंने कहा कि पीटीआई पॉलिटिकल पार्टी थी और है। तो अभी वो 190 के एंगल पे जाके कैसे इसको रेफरेंस को पॉजिटिव में वो आंसर करेगी? मेरी जाती राय में भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ मेरी ये राय है कि ऐसा होगा नहीं। मुझे लगता है ऐसे मेरी जो थोड़ी सी अप्रोच है टुवर्ड्स लॉ, मुझे नहीं लगता ऐसा हो और ना ही ऐसा होना चाहिए। इस मुल्क के अंदर आप देखें पोलराइजेशन किस हद तक चली गई है। मैं समझता हूँ कि ऐसे स्टेप लेना ये एक सियासी गलती साबित हो सकती है। ऐसी कोई भी मूव नहीं चलानी चाहिए जिससे मुल्क डिस्टेबलाइज हो जाए। आज वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आपकी नेशनल असेंबली के अंदर, एक मुल्क के अंदर उनकी हुकूमत है, एक टेन्योर वो ऐसे वजीर आजम इस मुल्क को सर कर चुके हैं। तो हाउ इट इज पॉसिबल कि आप एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे मेजॉरिटी पार्टी है और आप उसको बाय विर्चू ऑफ ऑन टेक्निकल ग्राउंड आप उसको नॉकआउट करते हुए आप उसको बैन कर दें? ये मुश्किल है कि अली बुखारी साहब आपसे ये करारदाद भी पूछूंगा, लेकिन आप ये बताइएगा कि कितनी अहम होगी ये इम्प्लीमेंटेशन के एतबार से, कि अभी ये कह रहे हैं कि 20 तारीख तक ना हुआ तो हम रेफरेंस दायर करेंगे। गालबन 1.5-2 माह पहले केपी असम्बली ने ही करारदाद मंजूर की थी कि 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन जो है वो कायम किया जाए, और अभी तक जो है कि उसका कोई नोटिफिकेशन, अभी तक कोई रिक्वेस्ट जुडिशल कमीशन के लिए नहीं गई, ना उसके कोई TORs, ना कोई बात हुई है। तो लोग क्यों संजीदा लें आपकी इस करारदाद को? देखें खालिद भाई, नंबर 1 केपी असम्बली से जो करारदाद आ रही है वो आपकी एक प्रोविंशियल असम्बली है, और प्रोविंशियल असम्बली भी हुआ है जिसमें पीटीआई की एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी है, 2/3 प्लस मेजॉरिटी आपकी चल रही है। और जो ये करारदाद आई है, इट इज़ प्रॉपरली बैकिंग एंड सपोर्टेड बाय दिस ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि एक पार्टी की हद तक सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 11 जजेस कहते हैं कि वो पार्टी एग्जिस्ट करती है। और इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ ना बहुत आसान लैंग्वेज में, तो जो 13 जनवरी वाला एक जजमेंट आई हुई थी जिसके तहत हमसे बल्ला निशान ले लिया गया था, उस जजमेंट का अब किसी जगह कोई नाम नहीं है राइट नाउ एट द मोमेंट, ना उसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, ना उसके इम्प्लीमेंटेशंस हो सकती हैं। अब इशू ये है कि आपकी एक असेंबली, जो आपका रेलिवेंट क्वेश्चन था, तो उसके अंदर एक असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, वो बिल आ चुका है या रेजोल्यूशन आ चुकी है, और उसके अंदर 20th को अगर उन्होंने ये कह दिया उसके अंदर कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर रिजाइन नहीं करते, उसने भी सपोर्ट किया है इसको, जो खुद ऑब्वियसली जी, क्योंकि देखिए ECP जो है उसका तो सारे का सारा मैं कहता हूँ कि स्ट्रक्चर ही हिल गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी में उसे कहूँगा वो था जिसका काम था फेयरली, जस्टली एंड ऑनेस्टली सिर्फ इलेक्शन कराना, नॉट मोर नॉट लेस देन दैट। लेकिन उन तो पार्टी बन गई, वो यहाँ पर कोई फॉर्म 45 रिटर्न कैंडिडेट से मांगे वो उठा के आ जाते हैं। अब उनको तो बिहेवियर ये रह गया कि हम उनसे कहते हैं हमें निशान दे, वो कहते हैं नहीं नहीं आपके इलेक्शन सही नहीं है, हम आपको निशान नहीं देते। हम उन्हें कहते हैं जी 1 साल गुजर गया, हमारा ऑर्डर कर दें आप ताकि इलेक्शन सर पे आए, वो कहते हैं नहीं नहीं हम आखिर पे जाके करेंगे। तो कोई एक ऐसी, मैं आपको एग्जांपल नहीं कोट कर सकता हूँ जिसमें उन्होंने ऑनेस्ट होकर डिसीजन ही कर दिया हो
हर जगह वो जो है वो पार्शल उनकी जो है मौजूदगी नज़र आई है। और बिल्कुल सही किया है केपी गवर्नमेंट ने, और केपी गवर्नमेंट जो है वो ये डेफिनेटली मैं क्या समझता हूँ कि जी उनको फाइल करना चाहिए था पहले ये, लेकिन इवन एंड अदरवाइज अब उनको ज़रूर जो है इस करारदाद को फॉलो करना चाहिए और फॉलो करके जो है इसको और इसके खिलाफ जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। और वैसे एक बात बताऊँ, कर्टसी के हवाले से बात करूँ, एक कर्टसी कॉल एक चीज़ होती है। मेरा ख्याल था, मैं समझता था कि जो मेंबर्स हैं हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, इस ऑर्डर आने के बाद खुद स्टेप डाउन कर जाएंगे, लेकिन उन्होंने हाई कर दिया है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, हम बात सियासी तनकीद की जा रही है। नहीं, बिला जवाब तो नहीं है, जवाब तो पैदा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने पूरा ऑर्डर दे दिया। 11 ने उनको बिल्कुल उठा के एक साइड पर कर दिया कि आपके डिसीजन बिल्कुल नल एंड वॉइड है, जो आपने डिसीजन किए हैं वो अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल किए, अगेंस्ट द लॉ एंड जस्टिस किए हैं। तो उसका तो जो कमीशन का किरदार था वो तो बिल्कुल क्लियर हो चुका, उसमें तो कोई खालिद भाई अभाव नहीं है। अब उनको अगर खुद स्टेप डाउन नहीं होना तो मेरे ख्याल में तो फिर वो इसलिए बैठे हुए हैं कि उनको भी डाक पे दोबारा लगा लिया। 9 मई का कमीशन तहकीकाती कमीशन करार, बिल्कुल मैं मेरी जाती उसमें रही है जी कि वो बनना चाहिए था। रीजन बीइंग क्योंकि मैं हर जगह ये कहता हूँ कि जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व थे उन लोगों की हद तक आप ट्रायल कर रहे हैं, जो नहीं है उनकी हद तक नहीं होना चाहिए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इसके लिए एक बहुत बड़ी एविडेंस थी जिसको हम सीसीटीवी फुटेज कहते हैं, जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। तो अब वो ऐसा क्यों नहीं है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को बताना चाहिए, और जो भी रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके पास ये सीसी कैमरा की सहूलत मौजूद थी लेकर आए, जो ओरिजिनल कल्प्रिट्स हैं उनको सजा दें, जो नहीं है उनकी हद तक बेगुनाह लोगों को तो नहीं। आपके बड़े अहम हवाले 3 मिनट हैं हमारे पास। तो एक तो जो लाहौर हाई कोर्ट से मुझे लगता है इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस है, ये जो ट्रिब्यूनल के हवाले से बाद लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि चीफ जस्टिस चेंज होंगे तो शायद चीफ जस्टिस अपनी ज़ात के लिए या कोई उनका एजेंडा है तो नई चीफ जस्टिस आएंगी तो शायद उसके लिए होएगा, लेकिन वो चेंज नहीं हुआ। ये इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है, नंबर 1। और नंबर 2 जो है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर डालना, बैन करना, आर्टिकल 6 लगाना, ये जो आइन के अंदर जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देते हैं, 2008 में 40 दिन इलेक्शन लेट हुए थे मोहतरमा की शहादत पे, तो हमें 270BB ऐड करनी पड़ी थी। तो जो अभी इलेक्शन लेट हुआ हमारा कौमी इंतखाब भी और पंजाब केपी का भी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए इसको रेटिफाई करने के लिए। अगर वो नहीं होती तो सबसे बड़ा मसला क्या है इस हुकूमत के लिए, यही है जिसकी वजह से सीख पाएंगे। देखिए 2 बातें हैं खालिद भाई। पहली बात तो ये है कि आप एक होती है जानबूझ के डिले करना, वो तो आइन सबवर्ट किया गया कि जब आइन की एक कमांड है कि 90 दिनों के अंदर आप इलेक्शन कराएंगे, तो उस वक्त की हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने मिली भगत करके वो नहीं किए और इस तरह से आइन टूटा है, और आइन का टूटना रिकॉर्ड पे है। ये जब एक दफ़ा आप इन मामलात में चले, मैं आर्टिकल 6 में वकील रहा हूँ, मैंने वो सारा मुकदमा फ़रोग नसीम साहब के साथ भी लड़ा और शरीफुद्दीन पिरज़ादा साहब के साथ भी लड़ा। उसमें जो कंप्लेंट थी वो थी कि जजिस को निकालने के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ साहब को सजा हुई थी, बाद में जो वकार सेठ साहब ने दी थी। आइन की जो 12 अक्टूबर है उसमें नवाज शरीफ साहब ने अपना तख्ता उठने पे कोई कंप्लेंट नहीं की थी, ठीक है जी। उन्होंने कहा ठीक है, इमरजेंसी प्लस जिसको वो शेख रशीद साहब उस वक्त कहते थे। बात यह है कि जब आपने एक चीज़ को वो ने तोड़ा है आपने आइन, तो आपको ये खौफ तो रहेगा कि अगर किसी और के हाथ में आ जाती है ताकत, और वक्त जो होता है वो रेत की तरह होता है, वो मुट्ठी से निकल जाता है, बहुत तेजी के साथ निकल भी रहा है। पहले जहाँ पे सालों लगते थे अब हफ्ते लगते हैं, क्योंकि जो है वक्त भी बहुत तेजी से गुजरता है। आखिरी चीज मुझे बताएगा लटा है कि ये इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस की, हाँ देखिए ये जो स्ट्रेंथ आनी शुरू हुई है वो 6 जजेस के लेटर से स्टार्ट हुई है। जब उन्होंने जुर्रत का मुजाहरा किया, उसके ऊपर फिर जब ये आज के जो रिसेंट जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने और इदारे ने, जुडिशरी ने अपनी एक असर्ट किया है अपने किरदार को एक पॉजिटिव वे में असर्ट किया है, लोगों के मैंडेट को तहफ़्फ़ुज़ दिया है। लोग ये छोटा शॉर्ट ऑर्डर तो याद करते हैं जब 3 अतर मिनल्ला साहब जब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट में मोहम्मद अली मजहर साहब और मंसूर अली शाह साहब ने स्टे किया था, वो ऑर्डर भी पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। और ये बेसिकली जो जजमेंट है ये है कि लोगों के मैंडेट को तहफ़्फ़ुज़ जो है, विल ऑफ द पीपल जो है उसको सिक्योर किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के अंदर हक जो है वो चोजन रिप्रेजेंटेटिव का है। अब बात यह है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, ये कंप्लीट जस्टिस ना भी लिखा हो कॉन्स्टिट्यूशन में, कंप्लीट जस्टिस में जुल्फ़िकार भट्टी केस में मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है कि कंप्लीट जस्टिस का मतलब ये है कि आप
जो बुनियादी हकूक है उनका निफाज करेंगे। निफाज और करेंगे। उनका निफाज नहीं होगा तो वो फिर इंसाफ नहीं होगा। बात चल। शुक्रिया फैसल जोई साहब आपका भी, अली बुखारी साहब आपका और हाफिज एहसान खोकर बहुत शुक्रिया आपका भी। नाज़रीन आज तक लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।